हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। हमने डिस्कस कर रहे थे रेज़ोक्सी का जो पेपर है उसको डिस्कशन कर रहे थे हम लोग बैठ के। ठीक है, तो जो भी तुमने डाउट्स पूछे थे वो सब मैं डाउट्स में एक एक करके क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेक्शन सी पे थे हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 या 23 देखा था, जो भी था उसके आगे क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं, जो भी बचे कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, तो सेक्शन सी में लास्ट के तीनों डाउट्स पूछे थे, अलग अलग लोगों ने पूछे हैं, तो तीनों के तीनों क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं। वैसे 25 और 26 वाला क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि एक्चुअल में ये सब हमने अच्छे से क्वेश्चंस कराए भी थे क्लास में, याद होगा तो। ठीक है, तो मैंने ले लिया है जस्ट तुम लोग की तसल्ली के लिए कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। सेक्शन सी में 24th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया भी थे कैसे करना है, तभी भी अपन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कैसे क्या है प्रोसीजर। 24th क्वेश्चन में देखो, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं, उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 4 times द एज ऑफ हिज सन। कि अभी जो प्रेजेंट की बात की जाए तो एज ऑफ सन जो है, हम लोग मान लेते दोनों का पता नहीं हमें, तो प्रेजेंटली एज ऑफ सन जो है वो एक्स है। ठीक है, लेट यहां पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से। लेट द एज ऑफ सन प्रेजेंटली, मतलब करंटली जो है चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, बी एक्स ईयर्स मान लेते हैं। देन द एज ऑफ फादर प्रेजेंटली कितना होगा सोचो। प्रेजेंटली क्या बोल रहा है वो, एज ऑफ फादर इज 4 times। तो अगर एज ऑफ सन एक्स है तो एज ऑफ फादर कितना होगा, ऑफकोर्स ज्यादा होगा, इसका मतलब 4x हो जाएगा, 4 times। ठीक है, तो हमेशा क्या करो, ऐसे टेबल बना लिया करो, प्रेजेंट और इसके बाद देखो आफ्टर 10 years बोला है, 10 years हेंस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आफ्टर 10 years का मतलब 10 years हेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चिल्ड्रन फादर एंड सन इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये टेबल हमेशा बना लिया करो, इससे तुम्हारा ही फायदा होगा हमेशा। ठीक है, इस तरीके से टेबल बना लिया हमने। प्रेजेंटली फादर का एज कितना है, 4x। प्रेजेंट में सन का एज कितना है, x। 10 साल बाद, तो 10 साल बाद 4x में और 10 years ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे भी x में और 10 years ऐड हो जाएंगे। तो ये टेबल बन गया, लेकिन उससे कुछ कंडीशन दी है कि आफ्टर 10 years द एज ऑफ फादर विल बिकम 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो 10 साल बाद जो एज ऑफ फादर है, एज ऑफ फादर इज इक्वल टू कितना, 3 times द एज ऑफ सन। ये कौन से कंडीशन के लिए है, आफ्टर 10 years के लिए है। ठीक है, आफ्टर 10 years तो एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 3 times एज ऑफ सन। तो आफ्टर 10 years की बात की जाए तो एज ऑफ फादर कितना देखो, 4x प्लस 10 है। 3 times एज ऑफ सन कितना देखो, x प्लस 10 है। बस अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है, तो 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 3x प्लस 30। 3x को इधर भेजो तो ये बन जाएगा 4x माइनस 3x। 10 को उधर भेजो तो ये बन जाएगा 30 और प्लस 10 है तो यहाँ पे आएगा तो माइनस 10, तो ये बन जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा 20, therefore x इज इक्वल टू 20। दस एज ऑफ फादर एंड सन प्रेजेंटली फादर एंड एज का सन जो है, फादर का कितना है तो वो हो जाएगा 4x, राइट। तो 4 into 20 दैट इज 80 years का है, एंड सन का एज कितना है, वो तो x ही है, तो वो बन जाएगा 20 years old। तो इस तरीके से लिखना है तुम्हें, तुम चाहे तो सेपरेट लाइन में भी लिख सकते हो। एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 80 years एंड एज ऑफ सन इज इक्वल टू 20 years प्रेजेंटली। प्रेजेंट एजेस ही पूछे ना उसने, जो भी है प्रेजेंटली बताना है। अगर उसने 10 साल बाद पूछा है तो 10 साल बाद 80 प्लस 10 दैट इज 90 हो जाएगा, और इसका 30 हो जाएगा। तो देख सकते हो 90 और 30, तो उसका 3 times हो गया। अभी कितना है, 80 और 20, तो 4 times है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इवैल्यूएट द स्क्वायर रूट ऑफ 22.09 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या था, याद करो, ऐसे एक लाइन बनाते थे 2, ठीक है, फिर उसके बाद उसके अंदर जो भी जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना उसको लिखते थे। ठीक है, फिर क्या करते थे, राइट से स्टार्ट करते थे और डेसिमल लिखते थे। यहाँ पे डेसिमल है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो 2-2 के पेयर्स बनाओ। डेसिमल के बाद जो भी है उनके सब 2-2 के पेयर बनाओ राइट से स्टार्ट करते हुए, और डेसिमल के पहले जो भी है उनके भी 2-2 के पेयर बनाओ इधर से राइट से स्टार्ट करते हुए। तो इसका 2 मतलब इनका एक पेयर बन गया, इनका एक पेयर बन गया। अब बस तुम्हें सोचना है कि 22 जो है वो कौन से परफेक्ट स्क्वायर के पास आ रहा है। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 ज्यादा हो गया, इसका मतलब 4 स्क्वायर ही लेना पड़ेगा। तो 4 4 जा 16, यहाँ पे भी लिखोगे 4, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड, तो और यहाँ पे करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 4 + 4 8।
फिर इसके बाद यहाँ पे नंबर सोचना है तुम्हें, तो यहाँ पे कोई नंबर अच्छा सोचो ताकि दिस 80 समथिंग इंटू समथिंग, तो वो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकालना चाहिए। तो यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे लास्ट में क्या है 9 है, तो 9 कैसे आता है, कब जब मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे सेम नंबर्स, किसके स्क्वायर में 9 आता है, 3 स्क्वायर में 9 आता है और 7 स्क्वायर में 49 आता है। तो 3 अगर लेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, देख सकते हो 83 इंटू 3 करेंगे तो क्या ये नंबर के आसपास भी आएगा क्या, देखो 3 3 से 9, 8 से 24, 249 आ रहा है, नहीं तो 87 इंटू 7 करके देखते हैं। बस मैंने ये कैसे देखा कि यहाँ पे लास्ट नंबर कौन सा है, लास्ट डिजिट कौन सा है। 7 7 49, 7 इंटू 56 प्लस 4 60, तो देख सकते हो एग्जैक्टली आ रहा है 609। तो यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे 7 आया तो यहाँ पे भी 7 लेना ही पड़ेगा। और बस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, रिमाइंडर 0 आ गया है, यहाँ पे 94 आ गया है, वैसे इसके आगे जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 22.09 इज इक्वल टू 4.7। तो इस तरीके से डेसिमल्स का भी स्क्वायर रूट निकालना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। फिर एक सेक्शन सी का एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं, फिर सेक्शन डी पे जंप करेंगे। सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन में देखो, ये जो है यहाँ पे कुछ फॉर्म में दिया हुआ है, इसको तुम्हें पूरा सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a इंटू 10 की पावर या फिर p इंटू 10 की पावर q, ऐसे कुछ फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नंबर्स जो है उसको मैं सेपरेट कर रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं 1.5 अपॉन 2.5 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 4। तो जो भी 10 की पावर में उसको अलग किया और जो 10 की पावर में नहीं उनको अलग किया। फिर देखो इसको क्या लिख सकते हैं 1.5 को, तो देख सकते हो यहाँ पे ये बन जाएगा 15 अपॉन 10 न्यूमरेटर में, और ये भी बन जाएगा 25 अपॉन 10, राइट। बस डेसिमल को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और देख सकते हो 10 और 10, जब 10 ऊपर जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा फाइनली। और यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 10 की पावर 6 और 10 की पावर 4 है, तो तुम इसको एक अपनी प्रॉपर्टी से यूज कर सकते हो, a की पावर m अपॉन a की पावर m। हमने देखा था एक्सपोनेंट पावर्स में, डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड। तो देखो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा इस तरीके से कुछ, यहाँ पे लिख रहा हूं 15/25 इंटू 10 की पावर कितना बन रहा है 2, ठीक है। तो ये कितना 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो ये बन रहा है 3/5 इंटू 10 की पावर 2। अब बस चेक करते हैं इसमें, 5 1 जा और ये बन जाएगा 5 0 जा, डेसिमल में जाएगा 5 6 जा, तो ये बन रहा है 0.6 इंटू 10 की पावर 2। लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, देखो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है याद होगा तो, यहाँ पे जो नंबर होता है, ये जो p वाला जो नंबर है यहाँ पे, ये नंबर हमेशा 1 और 10 के बीच में आता है। p की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी और 10 से छोटी रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो 0.6 है तो 1 से छोटा हो गया, तो इसको तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहते हो तो इसको लिखना पड़ेगा तुम्हें क्या, तुम्हें इसको लिखना पड़ेगा 6 अपॉन 10, लिख सकते हो 0.6 को 6 अपॉन 10, डेसिमल में जैसे ऊपर लिखा वैसे ही सेम इधर भी किया मैंने, इंटू 10 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक 10 आ गया है, यहाँ पे 10 स्क्वायर है, तो इसको तुम लिख सकते हो 10 की पावर 2 माइनस 1, क्योंकि पावर एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर डायरेक्टली भी देख सकते हो 10 स्क्वायर मतलब 100 में से एक 10 हटा दो, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 6 इंटू 10 की पावर 1। तो ये आंसर बेसिकली 60 है, तुम्हें बस ऐसे लिखना है क्योंकि उसने स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा है तो इस तरीके से ही आंसर लिखना पड़ेगा हमेशा, AP इंटू 10 की पावर Q, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सेक्शन सी के क्वेश्चन थे, ऐसे अभी सेक्शन डी के भी क्वेश्चंस करेंगे, पहले इतना अच्छे से समझो और लिख लो चाहिए तो नोटबुक में। आगे बढ़ते हैं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सेक्शन डी के क्वेश्चन है कुछ, लास्ट के कुछ सेक्शन है तो उसमें फटाफट उसके जितने भी क्वेश्चन है वो सब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो भी तुमने डाउट पूछे थे वो सब। तो सेक्शन डी में क्वेश्चन 27 बहुत यूजुअली लोगों ने पूछा था, क्योंकि क्वेश्चन 27 का वर्डिंग्स बहुत लोगों को समझ में नहीं आया था कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या होती है और क्या क्या नहीं होती है वो सब, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या बोल रहा है और क्या क्या चीजें होती है, डिफाइन करता हूँ सब चीजों को। मानवीय कुबेर, दो बच्चे हैं या बच्चे नहीं आदमी होंगे, ठीक है, रिसीव्स ईच रिसीव्स एन इक्वल अलाउंस। अलाउंस का मतलब सैलरी, जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं अलाउंस, ठीक है। तो मानवीय कुबेर दोनों को ही कुछ इक्वल पैसा मिल रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में अलाउंस मिल रहा है। अब जितना सैलरी आती है उसके बाद अपने पे डिसाइड होता है ना कि कितना उड़ाएंगे कितना बचाएंगे वो सब चीजें, तो वही इस पे क्वेश्चन है। देखो द टेबल शोज द फ्रैक्शन ऑफ देयर अलाउंस। तो यहाँ पे जो टेबल है वो अलाउंस शो नहीं कर रहा है, वो उसका फ्रैक्शन शो कर रहा है कि अगर मेरे पास 100 रुपए है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मानवी के पास 100 रुपए है तो सेविंग्स अकाउंट में वो हाफ यानी आधा पैसा वो सेविंग्स अकाउंट में डालती है। सेविंग्स अकाउंट का मतलब क्या है, जहां पे अपन बैंक में आके डिपॉजिट करते हैं
ताकि फ्यूचर में यूज हो सके, तो उसके लिए सेविंग्स अकाउंट की चीज होती है। ठीक है, बस बैंक में डिपॉजिट करना, पैसे सेव करके रखना। तो अगर उसके पास 100 अलाउंस, उसका सैलरी 100 रुपए है, तो इसका मतलब वो आधा, यानी 100 का आधा कितना हो गया 50, तो वो 50 रुपए सेविंग्स अकाउंट में डाल रही है। ठीक है, 1/4 वो स्पेंड कर रही है मॉल पे, मतलब खरीदी कुछ कर रही है। ठीक है, तो वो सब पैसा उड़ा रही है कहाँ पे, मॉल पे। कितना, 1/4। तो 100 का 1/4 कितना होगा, तो 25 रुपए। उसको 100 रुपए मिल रहे हैं, तो उसने 25 रुपए उड़ाए हैं, 50 रुपए सेव किए हैं। तो 50 और 25 टोटल 75 रुपीज उसका हो गया हिसाब। लेकिन बचे 25 रुपए उसके कहाँ गए, तो उसके पास वो लेफ्ट ओवर हो गए, उसके पास बचे अमाउंट है। तो इसी तरीके से सबका देखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है द टेबल शोज द फ्रैक्शन ऑफ द अलाउंस। अलाउंस है, इनका सबका फ्रैक्शन है, वैल्यू नहीं है, फ्रैक्शन है कि टोटल अलाउंस में से उसका फ्रैक्शन। ठीक है, ईच डिपॉजिट्स इनटू हर सेविंग्स, ये सेविंग्स के लिए है। द फ्रैक्शन स्पेंड एट द मॉल, तो इतना उसने रखा और बाकी जो बचा हुआ पैसा कितना है। ठीक है, इफ अलाउंस ऑफ ईच इज ₹1260, मतलब 1260 दोनों का सैलरी है कि 1260 रुपए मिल रहे हैं, तो 1260 में से फाइंड द अमाउंट लेफ्ट विद ईच। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर तुम्हें क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो तुरंत तुम लोग कर सकते हो, अगर नहीं होगा तो बहुत टाइम लगेगा फिर। ठीक है, तो सबसे पहले मानवी का निकालते हैं कि मानवी का लेफ्ट ओवर कितना है। ठीक है, तो मानवी का सबसे पहले अलावेंस कितना है, अलावेंस तो दोनों का सेम ही है। अलावेंस इज इक्वल टू ₹1260। सेविंग्स अकाउंट में कितने उसने डाले हैं, सेविंग्स अकाउंट, तो सेविंग्स अकाउंट इज हाफ ऑफ अलावेंस। ठीक है, जितना भी उसका अलावेंस है उसका हाफ हो जाएगा। देखो यहाँ पे लगेगा फ्रैक्शन ऑफ देयर अलावेंस, तो फ्रैक्शन ऑफ देयर अलावेंस, जितना भी अलावेंस उसका फ्रैक्शन, हाफ दिया है तो हाफ ऑफ अलावेंस, तो हाफ ऑफ 1260, तो 2 1 जा 2 6 जा 2 जा 0 2 3 जा, सही है, 2 6 जा 12 2 3 जा 6 0। तो ये बन जाएगा सेविंग्स अकाउंट में उसने कितने पैसे खर्च, मतलब कितने पैसे डिपॉजिट किए हैं, तो उसने 630 रुपीज डिपॉजिट किए हैं। फिर स्पेंड एट मॉल, वो भी निकाल लेते हैं, स्पेंड एट मॉल, तो उसका फ्रैक्शन कितना 1/4 है, तो 1/4 ऑफ अलावेंस। ठीक है, तो 1/4 इंटू अलावेंस कितना है 1260। बस कैलकुलेट करो यहाँ पे, 4 1 जा 4 3 जा 12, और क्या बचेगा 4 1 जा 4 और 2 4 5 जा 20, तो ₹315 उसने मॉल पे आके खर्च कर लिए हैं। तो इसका मतलब टोटल इसके जितने रुपीस थे उसने इतने सेविंग में डाल दिए, इसने इतने खर्च कर दिए, तो बचे कितने हैं, लेफ्ट ओवर विद मानवी, वही जो भी है। ठीक है, तो टोटल अलावेंस कितना था 1260, उसमें से उसने जहां पे भी यूज कर लिया वो सब हटा दो, तो कौन कौन से 630 रुपीज उसने सेविंग्स में डाल दिए हैं और 315 रुपीज उसने उड़ा दिए हैं, मतलब स्पेंड एट मॉल। तो ये बन जाएगा 1260 माइनस ये कितना बन रहा है देखो 945, चेक कर लो। ठीक है, तो बाकी जो बचे हुए लेफ्ट ओवर मतलब कितना बचा है उसके पास रुपीज, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बन जाएगा लास्ट में 15 बचेगा, 315 रुपीज, मतलब उसके पास 315 रुपए अभी भी बचे हुए हैं। 1260 में से उसने 630 उसको दे दिए मानवी को, सॉरी सेविंग्स अकाउंट में सेव कर लिए, 315 उसने उड़ा दिए मॉल में, और बचे उसके पास है 315। अब उसके पास ऑप्शन है वो क्या करता है, क्या करती है। ठीक है, फिर सिमिलरली कुबेर के लिए भी निकालेंगे, कुबेर का कुछ अलग फ्रैक्शन है तो देखते हैं। ठीक है, तो अलावेंस तो उसका सेम ही है, अलावेंस रुपीज दोनों का इक्वली है 1260। तो देखो सेविंग्स अकाउंट में कितने बचा है उसने, तो उसका फ्रैक्शन क्या है 1/3, तो 1/3 ऑफ अलावेंस, मैं सीधा ही लिख रहा हूं, तुम्हें स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट अच्छे से लिखना है। तो 3 4 जा 12 3 2 जा 6, तो ₹420, तो 420 रुपए उसने बचा है। लेकिन इसने सेविंग्स अकाउंट में 630 बचा नहीं, उसने 420 रुपए सेविंग्स अकाउंट में डाले हैं और 630 रुपए उसने सेविंग्स अकाउंट में डाले हैं। ठीक है, सिमिलरली स्पेंड एट मॉल तो कितना है 3/5, तो 3/5 ऑफ अलावेंस यानी 1260, तो 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 1 5 2 जा 10, तो 252 आ रहा है, इंटू 3 भी करना पड़ेगा, तो ₹3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 7,
तो इसने बहुत ज्यादा खर्चा कर लिया है एज कंपेयर टू मानवी। मानवी ने बस 315 रुपए खर्च किए थे, लेकिन इसने 756 रुपए खर्च कर लिए। तो देयरफॉर इसका लेफ्ट ओवर कितना है वो भी देख लेते हैं। तो लेफ्ट ओवर कैसे निकालोगे, 1260 टोटल अलाउंस में से 420 माइनस करो क्योंकि वो सेविंग्स में गया, 756 माइनस करो क्योंकि उसने उड़ाया है। ठीक है, तो कितना माइनस हो रहा है देखो, 1260 माइनस ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 11, तो 1176। और अगर माइनस करेंगे तो लेफ्ट ओवर इसका कितना आएगा, तो ये आएगा अपने पास 1260 है तो 4 लास्ट में तो 4 आ रहा है। ठीक है, 5 है, 125 माइनस 117, तो ये 3 और ये 84 रुपीज मेरे ख्याल से देखो बच रहे हैं। चेक करके देखते हैं, 4 10 15 16 सही। तो देखो इसके पास लेफ्ट ओवर बस 84 रुपीज थे, जबकि मानवी के पास लेफ्ट ओवर 315 रुपीज थे। तो अगर देखा जाए तो ज्यादा अच्छे से पैसों का यूटिलाइजेशन किसने किया है, तो बाय डिफॉल्ट मानवी ने किया है। कभी कुबेर इतना अच्छे से कर नहीं पाया है क्योंकि कुबेर ने यहाँ पे ज्यादा खर्चा कर लिया है। स्पेंड एट मॉल देख सकते हो 76 रुपीज उसने स्पेंड कर लिए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर इसने ऐसे भी क्वेश्चन पूछा होता, हु हैज बेटर यूटिलाइज हिज सेविंग्स, मतलब बेटर यूटिलाइज हिज मनी फॉर सेविंग्स, तो देख सकते हो मानवी ने हैज बेटर यूटिलाइज हिज मनी फॉर सेविंग्स एज कंपेयर टू कुबेर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब आंसर लिखना है। ठीक है, एक और चीज तुम इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो। तुम्हें अगर देखो अगर डायरेक्टली निकालना है तुम ये भी चीज कर सकते हो कि देखो हाफ 1/4, तो ये बचा फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, तुम इसको बचे फ्रैक्शन को निकाल सकते हो इस तरीके से। देखो 1 में से टोटल फ्रैक्शन 1 रहता है हमेशा, 1 फ्रैक्शन में अगर देखा जाए तो 1 मतलब पूरा, 1 में से ये दोनों मिला के हटा दो, यानी 1 में से हाफ और 1/4 हटा दो। तो देख सकते हो 1 में से हाफ और 1/4 हटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद, तो 1 माइनस 3/4 हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन आएगा वो 1/4 आएगा। मैं डायरेक्टली फ्रैक्शन से निकाल रहा हूं, मैं ये सब वैल्यूज नहीं निकाल रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो चाहिए तो। अगर तुम्हें निकालना है तो देखो 1 में से टोटल मतलब 1 है, 1 में से 1/3 और 3/5 को माइनस करो तो देखो कितना बनता है ये, तो ये बन जाएगा 5 + 9 विच इज 14, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 14/15, राइट, और ये बन जाएगा 1/15। तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है वो बन रहा है 1/15 ऑफ द फ्रैक्शन। तो तुम्हें अगर डायरेक्टली कैलकुलेट करना आप कर सकते हो कि लेफ्ट ओवर मनी निकालना ना, फाइंड द अमाउंट लेफ्ट विद ईच, तो 1/15 ऑफ अलाउंस यानी 1/15 ऑफ 1260। ठीक है, 1/15। तो यहाँ पे देखोगे तो 15 कितना आएगा, 8 आ रहा है, देखो 15 8 8 5 40, 120 आ रहा है और 15 4 तो देख सकते हो डायरेक्टली आंसर आ गया 84। ठीक है, सिमिलरली अगर 1/4 ऑफ 1260 करते हो तो 315 इसका भी आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है अगर तुम्हें डायरेक्टली निकालना है। अगर तुम्हें नहीं निकालना डायरेक्टली तो ऐसे भी कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इज सेम एज दैट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक। ठीक है, चलो अपन मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक बी, क्या लेंगे, एक्स लेते हैं। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं 1 नोटबुक की जगह पहले 1 पेंसिल ले लेते हैं, ये भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1 पेंसिल का कॉस्ट मान रहा हूं एक्स है। ठीक है, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स कितना रहेगा, अगर एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट यहां पे लिख देता हूं ₹x। 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना रहेगा, ₹5x। 5 से मल्टीप्लाई करना है, एक का x है, 5 का 5x। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, देखो एक नोटबुक का देखो यहाँ पे दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स, 5 पेंसिल का जो कॉस्ट है वो एक नोटबुक का कॉस्ट है। Therefore, the cost of 1 notebook will be equal to the cost of 5 pencil, which is ₹5x। तो एक पेंसिल का कॉस्ट है x, एक नोटबुक का कॉस्ट है 5x। इस तरीके से समझो। ठीक है, if the cost of 7 pencils and 7 notebooks is together ₹210, देखो कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स, तो 7 पेंसिल्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का कॉस्ट है x रुपीज, तो 7 पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा 7x रुपीज, राइट। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 7 नोटबुक्स इज इक्वल टू
कितना हो जाएगा, देखो एक नोटबुक का प्राइस है 5x, तो 7 नोटबुक्स का प्राइस कितना हो जाएगा, 7 इंटू 5x, दैट इज ₹35x। देखते जा सकते हो, क्योंकि देखो एक नोटबुक का प्राइस है 5x रुपीज, तो 7 नोटबुक का प्राइस हो जाएगा 7 इंटू 5x, यूनिटरी मेथड 35x। बस दोनों को ऐड करना है, कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स एंड 7 नोटबुक, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तो दोनों को मिला के कितना आएगा, देखो दिया है वैसे क्वेश्चन में कितना, ₹210। तो 7 पेंसिल 7 नोटबुक, 7 पेंसिल का कॉस्ट है 7x, 7 नोटबुक्स का कॉस्ट है 35x इज इक्वल टू 210। बस यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 35 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 42x इज इक्वल टू 210, x इज इक्वल टू 210 अपॉन 42, ठीक है। तो ये बन जाएगा कितना, 42 फाइजा बन रहा है मेरे ख्याल से, 42 वन सा 42 फाइजा, डायरेक्टली दिख ही रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 हो गया। अब x 5 है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है, ₹5, और एक नोटबुक का कॉस्ट कितना है, तो 5 5 25, तो एक नोटबुक का कॉस्ट है ₹25, एक पेंसिल का कॉस्ट है ₹5, ठीक है। लेकिन उसने ये सब नहीं पूछा, उसने क्या पूछा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 नोटबुक्स। तो 2 पेंसिल्स एंड 3 नोटबुक्स, ठीक है। तो एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है, x, तो 2 इंटू एक्स प्लस ये हो गया पेंसिल का, 2 पेंसिल का कॉस्ट, और 3 नोटबुक्स, तो एक नोटबुक का कॉस्ट कितना है 5x, तो 3 इंटू 5x, तो ये बन जाएगा देखो 2x प्लस 15x, दैट इज 17x बन रहा है देखो। और x कितना है, तो x है 17 इंटू 5, x की वैल्यू 5 निकाली हमने, तो 17 5 7 5 35, 85 आ रहा है मेरे ख्याल से, देखो। देयरफॉर 2 पेंसिल्स और अगर 3 नोटबुक्स लेते हो तो तुम्हारा कॉस्ट कितना हो जाएगा, ₹85। तुम्हें अगर ऐसे नहीं निकालना है, ऐसे भी निकाल सकते हो। पहले x निकाला 5, तो एक पेंसिल का कॉस्ट है 5, एक नोटबुक का कॉस्ट है 25, तो 2 पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा ₹10, और 3 नोटबुक्स, एक नोटबुक का 25 है, तो 3 नोटबुक्स का 75 हो जाएगा, 75 प्लस 10 विच इज 85। तो इस तरीके से भी निकाल सकना है, निकालना तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत लोगों ने डाउट पूछा था मुझसे, ठीक है, तो इसलिए मैंने वो करा दिया है। और एक शायद एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। जिसको डाउट था वो देख लो एक बार, ठीक है। बाकी जिनको सारे डाउट क्लियर हो गए उनका यहाँ पे खत्म कर सकते हैं वैसे। चलो वो एक और लास्ट क्वेश्चन बचा, उसको एक्सप्लेन करके खत्म करते हैं। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन है जो तुम लोगों में से किसी ने पूछा था डाउट, तो वो भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज, तुम लोगों को 32 क्वेश्चन वाला जो सोलर सिस्टम वाला क्वेश्चन था, वो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस तुम्हें स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना था। तो देख सकते हो मैं वो क्वेश्चन एक्सप्लेन तो नहीं करने वाला, क्योंकि होपफुली सबने ही किया होगा, क्योंकि बहुत कुछ ज्यादा उसमें क्वेश्चन में था नहीं, बस स्टैंडर्ड नोटेशन में सारे नंबर्स को लिखना था कि जो भी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन जो भी है, तो सब लिखना था और लास्ट में पूरा अरेंज करना था क्लोजेस्ट टू फार्दर। वो तो सबको पता है कि मरकुरी से लेकर प्लूटो तक जो भी है अरेंज करते जाओ, ठीक है। तो उसमें तो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं। और एक और इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था जो कि प्रॉपर्टी पे था, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ये सब प्रॉपर्टीज थी, तो होपफुली वो भी सबने अच्छे से किया होगा। वो सब मैं क्वेश्चंस करा नहीं रहा हूँ, क्योंकि जब हमने क्लास किया था, क्लास तुम लोग को जब लिया था उसमें उसके अंदर मैंने पूरा चीजें एक्सप्लेन की थी कि कौन सा एसोसिएटिव होता है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव, तो होपफुली सबने वो सही से किया होगा, उसमें कोई गलतियां नहीं की होंगी, ठीक है। तो इसीलिए बस ये लास्ट वाला क्वेश्चन बचता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, अगर देखोगे ध्यान से तभी मैं बता दूंगा कि क्या करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो देख सकते हो द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, तो एक स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है, स्क्वायर, तो याद होगा तो स्क्वायर का अगर एक साइड ए है तो सभी साइड ए ही होने वाले हैं क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, सब साइड्स इक्वल रहेंगे। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट दिया हुआ है हमारे पास, स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 1011/400 मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो ये बन जाएगा 101 इंटू 400 प्लस 1/400। तो ये बन जाएगा कितना, देख सकते हो, तो ये बन रहा है 40401। कैलकुलेट करके तुम लोग भी चेक कर सकते हो चाहिए तो, ये 404 और 00 और एक और 1 आ जाएगा, तो इस तरीके से बन जाएगा। तो ये बन गया एरिया। लेकिन एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है साइड स्क्वायर, ठीक है। हमें ये तो निकालना ना, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द प्लॉट, तो साइड का स्क्वायर 40401/400, तो ये बन जाएगा साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 40401/400। बस स्क्वायर रूट लेते वक्त यहाँ पे ऊपर का अलग से करना पड़ेगा,
एंड नीचे को भी अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, ये सेपरेट करने वाला मैंने बताया तो था ही लास्ट क्लास में। ठीक है, फिर इसमें देखो, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट न्यूमरेटर का अलग से निकालना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का तो हमें पता है 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर होता है 400, ये तो सबको पता होना चाहिए। बस ऊपर का स्क्वायर रूट निकालते हो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम स्क्वायर रूट को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है तो कर सकते हो, या फिर फैक्टराइजेशन से करना है तो वो भी कर सकते हो। चलो अपन लॉन्ग डिवीजन से करते हैं, क्योंकि अभी तक बहुत लोगों को मैंने सुना है कि बहुत लोगों को दिक्कतें जा रही है लॉन्ग डिवीजन में, तो वो एक एक करके स्टार्ट करते अच्छे से। ठीक है, तो देखो ज्यादा ऊपर लिख दिया मैंने 40401। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, पेयर्स बनाना, ये दो और एक सिंगल बचेगा तो उसको अकेले छोड़ दो। फिर ये देखो 4 किसका स्क्वायर आता है, तो 2 का स्क्वायर आता है 4, 2 + 2 यहाँ पे 4 बन जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा 4, यहाँ पे तो हट जाएगा पूरा और यहाँ पे 004 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे तुम्हें जो नंबर डालना है वो क्या डालोगे, 41 1 जा तो 41 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0, तो ये बन जाएगा 40 बन जाएगा 40, और एक और यहाँ पे नेक्स्ट स्पेस, और यहाँ पे भी 40 इंटू 0 तो 0 ही आएगा, तो ये बन जाएगा 40, यहाँ पे तो 4 आएगा और ये पूरे दोनों नीचे आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे दोनों नीचे आए थे। तो देख सकते हो 40 क्या होना चाहिए, यहाँ पे 401 है, तो बट ऑब्वियस यहाँ पे होना चाहिए कि 1 ही आना चाहिए, ताकि 401 इंटू 1 तो ये बन जाएगा 401, तो यहाँ पे भी 1 बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, तो ये 402। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 40401 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 201। तो यहाँ पे जो साइड है वो इतनी साइड रहेंगी मीटर्स, स्क्वायर मत लिखना क्योंकि एक साइड है तो उसका लेंथ यूनिट जो है वो मीटर में आएगा। तुम चाहिए तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में था तो अपन भी मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं। तो 20 1 जा 20, 0 जा तो 10 1/20 मीटर। तो इस तरीके से तुम लोग आंसर लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है साइड ऑफ द स्क्वायर। तो इसी से अपना पूरा पेपर डिस्कशन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है तो वो देखेंगे, तुम लोग की बताओ मुझे आज व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि कौन सा चैप्टर तुम लोग के स्कूल में चल रहा है, उसके हिसाब से अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, अगर लगा तो अपन लाइन से ही जाएंगे। जैसे कि अपना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चल रहा है, लास्ट अपना क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स हुआ था, तो उसके जस्ट नेक्स्ट का जो भी चैप्टर आएगा वो स्टार्ट करेंगे, या फिर अगर तुम लोग अगर रिक्वेस्ट करते हो कुछ अलग चैप्टर तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर फिजिबल रहा तो। ठीक है, चलो यही पे फिर खत्म करते हैं। इसमें इसके अलावा और भी कोई डाउट रहा रेजोक्सी के पेपर में तो तुम लोग पूछ सकते हो, या फिर अपने स्कूल के पेपर में भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो तुम वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, डाउट पूछो तभी तुम लोग आगे बढ़ोगे, अच्छे से समझ में आएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।